एक ब्रॉडर तस्वीर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि प्रधानमंत्री मोदी की आखिर चाल क्या है। आज मैं आपको समझाऊंगा कि इसके पीछे सबसे बड़ी पिक्चर क्या होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर कांग्रेस को क्यों फुटेज देना चाहते हैं और लगातार उसकी बात कर रहे हैं। और दूसरी बात वीडियो में करूंगा कि ठीक वोटिंग से पहले प्रधानमंत्री मोदी का बयान आने के क्या मायने हैं। और तीसरी बात, हिजाब कंट्रोवर्सी को लेकर रूबिका लियाकत के और समर्थकों के बीच जो तीखी गर्मा गर्म बहस हुई है वो बताऊंगा। और साथ ही अंबेडकर जी का क्या कहना था हिजाब के ऊपर, यह भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि इंस्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखो दोस्त, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि कांग्रेस किसी भी तरह से किसी भी स्टेट से वाइप आउट हो जाए। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि आज कांग्रेस की स्थिति उत्तर प्रदेश में क्या है, तो आप कह सकते हैं कि जो स्थिति पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की है वही स्थिति कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में है। यानी कि अगर वोटर को चॉइस दिया जाएगा कि समाजवादी पार्टी या आरएलडी को चुनना है या फिर कांग्रेस को चुनना है, तो वो कांग्रेस को नहीं चुनेगा क्योंकि वो उस टफ कॉम्पिटिशन में नहीं है। इस तरह की बात अमूमन वोटर के अंदर है इस समय, जो मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन यही चीज भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि यह बात वोटर के दिमाग में जाए। अब मोदी जी की कोशिश यह है कि हमें ना कांग्रेस को किसी ना किसी तरह से फाइट में दिखाना है। इसीलिए उन्होंने संसद के अंदर कांग्रेस को बताया कि किस तरह से ये लोग कैसे अपनी ओछी राजनीति करते हैं। लगातार कटाक्ष किया गया और 100 मिनट तक मोदी जी ने अपने भाषण के खर्चे राहुल गांधी के उस बातों को लेकर के एक काउंटर किया था। तो यहां पर एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है। देखो, अगर नरेंद्र मोदी जी 100 मिनट अगर किसी के ऊपर बात कर रहे तो इसका मतलब उस पार्टी में दम है और अपना एक मजबूत प्रतिद्वंदी के रूप में अगर भारतीय जनता पार्टी किसी को देख रही है तो कांग्रेस को देख रही है। और कांग्रेस जहां-जहां चुनाव लड़ रही है तो उसको कमजोर नहीं समझा जाना चाहिए। इस तरह से एक माइंड में इमेज बनाने की कोशिश प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा की जा रही है। देखो, भारतीय जनता पार्टी को पता है कि जिस राज्य से, जिस क्षेत्र से कांग्रेस का सफाया हो गया है वहां बीजेपी नहीं आ पाई है। बीजेपी को लगता है कि कांग्रेस को हराना बहुत ही आसान है बजाय नॉन कांग्रेस पार्टी को। देखो, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। भारतीय जनता पार्टी को एक बात सिंपल सा पता है कि हमने 2013 का विधानसभा चुनाव दिल्ली का लड़ा था तो उस वक्त बीजेपी को कुछ 32 सीटें मिली थी और आम आदमी पार्टी को कुछ 28 सीटें मिली थी। लेकिन आज का वक्त है, एक वो वक्त है, उसके बाद जब चुनाव होते हैं तो आम आदमी पार्टी सीधा क्लीन स्वीप कर देती है और बीजेपी का कुछ भी सीट नहीं मिलती है और कांग्रेस वहां से सफाया हो जाता है। जब अगला विधानसभा चुनाव दिल्ली में होता है, जो बीजेपी की पार्टी है, कांग्रेस का सफाया होने के बाद आम आदमी पार्टी और मजबूती से निकल के आती है, कांग्रेस को ज्यादा सीटें नहीं मिलती है और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सिंगल डिजिट में आकर के रुक जाती है। तो बीजेपी को पता है कि जिस जिस राज्य से, जिस जिस क्षेत्र से कांग्रेस का सफाया है वहां बीजेपी की क्या कहते हैं कमबैक बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही पश्चिम बंगाल में लेके चलूं, जैसे ही पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट एक तरह से कमजोर हुई तो वहां पे ममता बनर्जी ने अपनी धाक जमा दी और वहां बीजेपी का सिंपल सा सफाया कर दिया। तो यही सारी बातें हैं जो बीजेपी के दिमाग में चलती है। अब आते हैं मैं उत्तर प्रदेश की तरफ, मैं आपको लेके आना चाहता हूं और मोदी जी यही चीज चाह रहे हैं, यही चीज चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अभी क्या है, फाइट जो दिखाई जा रही है बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी दिखाई जा रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी एक मुख्य प्रतिद्वंदी के रूप में भाजपा को दिखाई दे रही है। भाजपा की स्थिति बहुत ज्यादा क्रिस्टल क्लियर नहीं है, तो उस चीज को लेकर के इंटरव्यू में बात क्लियर कर दी गई है, लेकिन वो हम सेकंड बात करेंगे। लेकिन फिलहाल ये समझिए कि अभी जो नरेंद्र मोदी ने जो भाषण दिया है, ये सारी बात जो कवायतें फैलाई है, एक मजबूत विपक्ष के रूप में दिखाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की गई है, तो एक तात्कालिक फायदे के तौर पे क्या होगा कि जहां यूपी में समाजवादी पार्टी का जो वोट बेस है उसमें से कुछ जो मुसलमान जो वोटर होंगे वो देखेंगे कि कांग्रेस मजबूत स्थिति में है और प्रधानमंत्री बात कर ही रहे हैं तो इसका मतलब कांग्रेस अच्छी स्थिति में है। तो उनका जो वोट शिफ्ट है मुसलमानों का कुछ कांग्रेस की तरफ अगर हो भी जाता है तो कुल मिलाकर के जो नुकसान है वो समाजवादी पार्टी का होने जा रहा है। मुसलमान वोटों का कांग्रेस की तरफ जाना और ओबीसी पर हमला होना और कुछ सहानुभूति के रूप में कुछ वोट बैंक ओबीसी को मिल जाना कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए ही फायदा है और उनके लिए एक प्लेइंग लेवल फील्ड सेट हो जाएगी। बीजेपी को साफ तौर पे पता है कि 2022 का लोकसभा चुनाव अगर वो हार जाते हैं, समाजवादी पार्टी वहां पर उभर के आती है, तो 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए कांटे के रूप में समाजवादी पार्टी काम करने जा रही है। हो सकता है कि सत्ता से भी वो विमुख कर दे। इसीलिए उनको पता है कि देखो, पश्चिम बंगाल में यही हाल है, पंजाब में बहुत अच्छा हाल नहीं हो रहा है, तो पंजाब में आम आदमी पार्टी बेहतर रूप में, एक बेहतर प्रबल दावेदार के रूप में वहां पर लड़ रही है। कांग्रेस की स्थिति थोड़ी सी कमजोर कर रही है, तो यहां पर कांग्रेस को एक मजबूत विपक्ष के रूप में दिखाना, जो वोटर, एक जो सिख है और एक जट सिख जो किसान है,
जो बीजेपी से बिल्कुल नफरत करता है किसान आंदोलन के बाद से, वो एक तरह से सहानुभूति पैदा करने के लिए कांग्रेस के लिए उनको प्रेरित कर रहे हैं कि आप कांग्रेस की तरफ जाइए, आम आदमी पार्टी को वहां मत आने दीजिए। क्योंकि याद रखिएगा दोस्त, आम आदमी पार्टी की कोई अपने आप में कोई आइडियोलॉजी नहीं है। वो गवर्नेंस की बात करती है, वो दिल्ली मॉडल पंजाब में बेचती है। अगर पंजाब जीत जाएंगे तो पंजाब का मॉडल फिर अलग अलग राज्यों में देंगे, और अलग अलग राज्यों में देंगे तो वो दिल्ली की गद्दी बहुत दूर अरविंद केजरीवाल के लिए नहीं होगी। बीजेपी को साफ तौर पे पता है कि हम कांग्रेस को बहुत आसानी से हरा सकते हैं, और इतिहास भी यही कह रहा है। लेकिन आम आदमी पार्टी और क्षेत्रीय दल अगर बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएंगे तो एक बहुत कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा, जो कि ये पार्टी बिल्कुल नहीं चाहती है। ममता बनर्जी, समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव और इधर अरविंद केजरीवाल, तो एक तरह से बीजेपी के लिए बहुत बड़ी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। इसलिए प्रबल दावेदार कांग्रेस दिखे, इसके लिए सारी कवायदें शुरू की जा रही हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वोटिंग होने से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ANI पर इंटरव्यू किया गया था, तो उसका प्रसारण हर जगह किया गया था, सारे न्यूज चैनल्स पे किया गया था ठीक वोटिंग से पहले। कई सारे लोगों ने बोला कि वर्चुअल रैली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। किसी ने यह आरोप लगाया कि देखिए ये तो कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ जाता है, उल्लंघन है साफ तौर पर, और कई सारी बातें सोशल मीडिया पे होने लगी। तो उस बात पे हम नहीं जाएंगे, लेकिन मैं आपको एक और क्लियर पिक्चर देना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 25 से 30 मिनट यूपी के ऊपर खर्च किए थे, और प्रधानमंत्री ने यह बताने की कोशिश की जितने भी काम किए जा रहे हैं या जो भी काम हो रहे हैं, वो सब के सब अच्छे काम जो किए हैं वो योगी आदित्यनाथ ने किए हैं। जितना विकास किया है, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर किया, जितना लॉ एंड ऑर्डर का काम किया है, वो सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ के ऊपर हुआ है, और सारा श्रेय उन्होंने योगी आदित्यनाथ को दिया। इसका पॉलिटिकल मतलब क्या है? देखो, कहा तो ये जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में क्रिस्टल क्लियर चीज नहीं है बीजेपी के सामने, एक बहुत अच्छी खबर उनको मिलेगी ही मिलेगी, ऐसी चीज नहीं है। लेकिन हाँ, मोदी ने सब कुछ योगी पे डाल दिया है, तो इसका मतलब यह हो जाता है कि अगर उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रतिकूल आते हैं और बीजेपी के अनुकूल नहीं होते हैं, अगर हार का जिम्मा फोड़ना होगा वो सिर्फ योगी आदित्यनाथ पे फोड़ा जाएगा, ना कि नरेंद्र मोदी पर। वो नरेंद्र मोदी का जो ब्रांड है वो सुरक्षित रखा जाएगा। वो उस स्ट्रेटेजी को मैं उस तरह से यहाँ परसीव कर रहा हूँ। अब मैं बात करता हूं आपका हिजाब कंट्रोवर्सी। हिजाब कंट्रोवर्सी को लेकर के मैंने दोगलापन वाली बात मैंने कर दी थी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन ट्विटर पर अलग अलग लोग हैं, वो अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, और इस प्रतिक्रिया में कोई हिजाब को सही तो भगवा गमछे को गलत बता रहा है, और कोई ये कह रहा है कि अगर स्कूल में पढ़ने के लिए आप जाते हैं तो स्कूल में एक यूनिफॉर्म रखी जाती है, और वो यूनिफॉर्म रखने की वजह यह होती है कि आपकी ना अमीरी दिखाई दे ना गरीबी दिखाई दे, सिर्फ और सिर्फ आपको जो ध्येय होना चाहिए, जो आपका उद्देश्य होना चाहिए, वो उद्देश्य आपका सिर्फ पढ़ाई होना चाहिए, ये पहनावा नहीं होना चाहिए। बहुत सारी वीडियोस ऐसी भी आई हैं जहां यह कहा जा रहा है कि देखिए हमें पहले हिजाब बाद में पढ़ाई। तो इस तरह के वीडियोस आए सोशल मीडिया पे, तो मिक्स रिस्पॉन्सेज हैं। लेकिन इसी दरमियान एक पत्रकार ने प्रियंका गांधी वाड्रा से प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल पूछा। पत्रकार ने पूछा कि मैडम आपने ना एक ट्वीट किया था, स्क्रीन पे देखिए, चाहे वह बिकनी हो, घूंघट हो, जीन्स हो या हिजाब हो, यह तय करना एक महिला का अधिकार है, और वो क्या पहनना चाहती है यह अधिकार महिलाओं को भारतीय संविधान ने दिया है। महिलाओं को प्रताड़ित करना बंद करो। और इसी को लेकर के एक पत्रकार से तीखी नोकझोंक भी हो गई थी थोड़ी बहुत। कुल मिलाकर कोई इसको कह रहा है कि हाँ, पत्रकार ने प्रियंका गांधी को कायरे दिखा दिया, किसी ने कह दिया कि गोदी मीडिया को धो दिया। प्रियंका गांधी ने जिस तरह से रिस्पॉन्स दिया वो अलग अलग बात हो गई। लेकिन जब प्रियंका गांधी ने जब हिजाब के ऊपर एक ट्वीट किया, तो उस ट्वीट के जवाब में रुबिका लियाकत ने अपने कमेंट किया। उन्होंने बोला, देखिए डियर प्रियंका जी, आप तो लड़कियों को लड़ना सिखा रही थी, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। स्कूल में ना बिकनी चलेगी, ना घूंघट चलेगा, ना हिसाब चलेगा। ये रुबिका लियाकत बोलती है। इस ट्वीट के बाद रुबिका लियाकत पर समझो कि भैया रिस्पॉन्सेस आने शुरू हो गए, ट्रोल करना शुरू कर दिया, किसी ने सही बोला, किसी ने गलत बोला। उसी कड़ी में बहुत सारी बातें आगे चलती रही। रुबिका लियाकत के इस ट्वीट के बाद फिर एक फोटो रुबिका लियाकत का निकाला जाता है, जिसमें वो बुर्का एक हिजाब पहना दिखाई दे रही है। एक सवाल पूछा जाता है कि रुबिका जी एक बात बताइए, जो आपने ये फोटो है, आपने जो हिजाब अपनी चॉइस से पहना था या फिर किसी ने जबरदस्ती की थी? और कोई भीड़ आपके हिजाब को देख करके जय श्री राम चिल्लाने लगे तो आप क्या कहेंगी? चॉइस के लिए लड़ेंगी या फिर योगी बाबा वाला भगवा पहन लेंगे? और एक और ट्विटर अकाउंट है, थोड़ा फेमस है, डियर लिबरल एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल मॉडर्न वीमेन, व्हाई दिस कोलावेरी डी #कर्नाटका अगेंस्ट हेट। रुबिका लियाकत फिर इसका रिप्लाई करती हैं और कहती हैं कि बेतुके सवालों में PhD करके ही मानोगे बड़े मियां, तुम्हारी लिबरल गैंग से पूछ के बताना कि नमाज अदा करनी हो तो भगवा गमछा डालूं कि ये जो पहना है वह सही है। यानी कि रुबिका लियाकत ने अच्छा खासा टाइम दिया है रिप्लाई देने के लिए। आप कितना सहमत है मुझे बताएं। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी खबर आ चुकी है कि हिजाब हियरिंग को लेकर के फैसला आने तक कॉलेज में धार्मिक पोशाक नहीं पहनी जाएगी। अब हिजाब मामले में सोमवार को सुनवाई होने जा रही है। अब आप ना ही गमछा डाल के कॉलेज के अंदर जा सकते हैं और ना ही हिजाब या बुर्का पहन के जा सकते हैं, क्योंकि मामला आपकी धार्मिक स्वतंत्रता से आगे चल करके आर्टिकल 25 तक
अगर आप पढ़ेंगे साफ तौर पे कहता है कि जब तक मामला लॉ एंड ऑर्डर का नहीं आ जाता तब तक तो कोई समस्या नहीं, लेकिन हाँ अगर धार्मिक पोशाक की वजह से मामला लॉ एंड ऑर्डर तक आ जाता है तो फिर आपको रुकना पड़ेगा। अब देखते हैं आने वाले वक्त में क्या फैसला आता है, लेकिन फिलहाल बात लॉ एंड ऑर्डर की आ गई है। स्कूल खोल दिए गए हैं और कहा गया है कि कोविड की वजह से बहुत सारी परेशानी पहले से ही हो चुकी है, अब और ज्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए बच्चों की पढ़ाई का, अब स्कूल तत्काल खोले जाएं और जब तक फैसला नहीं आ जाता तब तक कोई भी धार्मिक पोशाक नहीं पहनना, यानी कि बुर्खा से लेकर के गले में अंगोछा तक। अब हम लोग मिलकर के इंतजार करते हैं कोर्ट का अंतिम फैसला क्या आता है। कुछ ऐसे भी देश हैं जहां पर जो बुर्का है वो पूर्ण रूप से बैन कर दिया गया है। अगर देखो डेनमार्क में 2018 में बैन कर दिया गया था, इटली में 2016, जर्मनी 2017, कांगो में 2015 और नीदरलैंड में 2015, कैमरून में 2015, बेल्जियम, स्पेन, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और देखा जाए तो वहां 2010-2013 में बुर्का बैन किया जा चुका है। भारत के पड़ोसी देश पे देखेंगे श्रीलंका में भी 2019 में इस बुर्के को बैन कर दिया गया। अब बात करेंगे कि आखिर भीमराव अंबेडकर का क्या कहना था बुर्का को लेकर के, उनका पक्ष भी जानना जरूरी है। दोस्तों बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। बचपन में हम सभी ने पढ़ा था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हिंदू धर्म की कुरीतियों जैसे ऊंच नीच छुआछूत के घनघोर विरोधी थे और उसके खिलाफ आंदोलन चलाए थे। लेकिन कमी लोगों को पता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सिर्फ हिंदू धर्म की कुरीतियों के खिलाफ नहीं थे, बल्कि हर धर्म की कुरीतियों के खिलाफ थे। 40 के दशक में ले चलता हूं, उन्होंने अपनी किताब लिखी थी पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन। इस विषय पर गंभीरता से पूरी स्पष्टता से उन्होंने बात रखी थी। अगर आप पुस्तक पढ़ना चाहें तो पुस्तक के 10वें अध्याय के पेज नंबर 231 पे साफ लिखते हैं कि पर्दा प्रथा की वजह से मुस्लिम महिलाएं अन्य जातियों की महिलाओं से पिछड़ जाती है। वे किसी भी तरह की बाहरी गतिविधियों में भाग लेना नहीं चाहती हैं, जिसके चलते उनमें से एक प्रकार की दास्ता हीनता की मनोवृत्ति बनी रहती है। उनमें ज्ञान प्राप्ति की इच्छा भी नहीं रहती, क्योंकि उन्हें नहीं सिखाया जाता कि वो घर की चार दीवारी से बाहर वे अन्य किसी की बातों में रुचि लें। पर्दे वाली महिलाएं प्रायः डरपोक, निस्सहाय, शर्मीली और जीवन में किसी भी प्रकार का संघर्ष करने के अयोग्य हो जाती हैं। अम्बेडकर इस पर्दे वाली प्रथा का स्वास्थ्य से भी जोड़ करके बतलाते हैं कि ऐसी प्रथ कथा का मुस्लिम महिलाओं के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ता है। खून की कमी, टीबी और कई अन्य रोगों से पीड़ित हो जाती हैं। उनके शरीर भी मजबूत नहीं रह पाते हैं और उनकी कमर झुकी की झुकी रहती है। उनकी हड्डियां निकल जाती हैं, हाथ पांव में खम पड़ जाता है और वो कुरूप हो जाती हैं। पर्दा प्रथा के कारण मुस्लिम महिलाओं का मानसिक और नैतिक विकास भी नहीं हो पाता है। स्वास्थ्य, सामाजिक जीवन से वंचित रहने में उनमें एक गलत प्रवृत्ति आ जाती है। बाहरी दुनिया से अलग थलग रहने के कारण उनका ध्यान तुच्छ पारिवारिक झगड़ों में उलझा रह जाता है। इसका परिणाम संकीर्ण सोच और संकुचित दृष्टिकोण के रूप में सामने आता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमेशा अपनी बात बिना लाग लपेट के कहते थे, इसलिए वो मुस्लिम और हिंदू दोनों समुदाय के अंदर मौजूदा पर्दा प्रथा का विरोध करते थे। लेकिन भीमराव अंबेडकर साहब के मुताबिक हिंदुओं की पर्दा प्रथा और मुस्लिम समाज की बुर्का प्रथा में वो एक अंतर समझते थे। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।